तमिलनाडु स्टेट और गवर्नर के बीच की टसल का एक नजारा आप हमारी पिछली वीडियो में देख ही चुके हैं। कैसे सुप्रीम कोर्ट में हुई 6 फरवरी की हियरिंग के दौरान एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने अपने स्टैंड को सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने रखा था। हियरिंग की शुरुआत ही इतनी इंटरेस्टिंग और क्वेश्चनेबल थी कि इसमें गवर्नर के एक्शंस को भी कटघरे में लाया गया था। हियरिंग के दौरान जस्टिस परदीवाला ने गवर्नर से पूछा था कि उन्होंने किसकी सलाह पर ये फैसला लिया कि वो असेंट नहीं देंगे। क्या ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा था कि अगर गवर्नर गलत तरीके से असेंट रिफ्यूज करे तो क्या राष्ट्रपति को इंटरवीन करना चाहिए? क्या प्रेसिडेंट डायरेक्टली बिल को अप्रूव कर सकती है? सबसे बड़ी बात ये लंच से पहले की हियरिंग में जो देखने को मिली वो ये थी कि पंजाब केस का जजमेंट 10 नवंबर 2023 को आया था, जिसमें साफ लिखा था कि एक गवर्नर किसी बिल को बिना किसी एक्शन के इनडेफिनाइट पेंडिंग नहीं रख सकता। लेकिन फिर भी तमिलनाडु के गवर्नर ने अपना एक्शन 13 नवंबर को लिया था, यानी कि गवर्नर के पास क्लियर लीगल गाइडेंस थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। तो जहां लंच से पहले की हियरिंग में ऐसे हार्ड हिटिंग फैक्ट्स सुप्रीम कोर्ट में स्पिल आउट हुए, वहीं लंच के बाद ये लीगल ड्रामा और ज्यादा इंटेंस और दिलचस्प हो गया। लंच के बाद की हियरिंग में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जो पिटिशनर की तरफ से केस में आर्ग्यू कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट के सामने अपना केस प्रेजेंट करते हुए सबसे पहले ये याद दिलाया कि कोर्ट ने ये कहा था कि गवर्नर पे टाइम लिमिट नहीं डाली जा सकती, लेकिन एक बात ये भी थी कि अगर गवर्नर किसी फैसले को लेने से मना करता है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। He said there have been cases where in clear instances of defection the charge was leveled against the ruling party. The High Court clearly said that it cannot direct the speaker. Then Justice Nariman's judgment gave a 3-month time limit and this logic should apply to the governor's role too. सिंघवी ने ये भी कहा कि अगर गवर्नर बिल्स पैसे नहीं दे रहे तो इसे पूरी गवर्नेंस पैरालाइज्ड हो सकती है। उन्होंने क्लैरिफाई किया when there is no bills passed by the governor the entire governance is paralyzed. सिंघवी ने एक जजमेंट का जिक्र भी किया जिसमें कहा गया था that as far as possible courts must always aim to preserve and protect the rights of parties and extend help to enforce them rather than deny relief and render rights odious. उनके हिसाब से अगर कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फ्रैक्शन पाती है तो सिर्फ डिक्लेरेशन देना और कुछ ना करना अच्छा जूरिस्प्रूडेंस नहीं है। सिंघवी ने कुछ और रेमेडीज प्रपोज की और कहा कि कोर्ट को प्रेसिडेंट को भेजा गया रेफरेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहिए। सिंघवी ने अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड करते हुए कहा, इफ इट इज क्वेश्ड देन व्हाट? देयर विल बी अ वैक्यूम. Then your lordship should either direct assent to be given in a reasonable time or deem it to be assented to. सिंघवी ने अपने आर्ग्यूमेंट्स को एंड किया और कहा कि रिटन सबमिशंस बाद में दिए जाएंगे। इसके बाद सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, जो गवर्नर की तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे, उन्होंने अपनी पोजीशन रखते हुए कहा कि पॉकेट वेटो का कंसर्न पहले स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस पंजाब गवर्नर केस में डील किया गया था। उन्होंने गवर्नर के रोल को समझाते हुए कहा कि बिल को प्रेसिडेंट को रेफर करना सिर्फ तब जरूरी होता है जब रिपग्नेंसी का इशू हो। रोहतगी ने आर्ग्यू किया कि आर्टिकल 200 के तहत जब तक कोई रिपग्नेंट लॉ स्टेट या सेंट्रल लॉ के बीच में नहीं होता तब तक गवर्नर को प्रेसिडेंट का रेफर करने की जरूरत नहीं है। He said, if the state wants to frame a repugnant law, it will hit by Article 254. But the state may say, please send it for presidential assent to check repugnancy. And if there is assent, the repugnant law will be valid in that state. कोर्ट ने इस पर कुछ सवाल उठाए और पूछा कि अगर गवर्नमेंट ने बिल को गवर्नर के पास भेजा और फिर गवर्नर ने उसे प्रेसिडेंट के पास रेफर किया तो क्या ये सही है? रोहतगी ने जवाब दिया ये कहकर कि गवर्नर को इस मामले में कोई डिस्क्रिशन नहीं होता है और प्रेसिडेंट भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर ही एक्शन लेते हैं, अपने आप नहीं। कोर्ट ने जस्टिस परदीवाला की लीडरशिप में इस इशू को और गहराई से समझना शुरू किया। उन्होंने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी से पूछा कि जो बिल्स गवर्नर ने विथहोल्ड किए उनके पीछे क्या वजह थी। जस्टिस परदीवाला का सवाल था, वी आर नॉट undermining the governor's power, we are examining his power to withhold assent to 12 bills passed by the state legislature and send 2 bills to the president directly. What was so gross in these bills that the governor did so? कोर्ट ने गवर्नर की परसीव्ड डिस्क्रिशन को भी चैलेंज किया और कहा, गवर्नर सेइंग आई डोंट लाइक दिस, व्हाट इज अनकंडीशनल अबाउट इट? कोर्ट ने फर्दर एजी से ये भी कहा कि अगर मलाइस का एलिगेशन है तो आपको फैक्चुअली ये प्रूव करना होगा। जस्टिस परदीवाला का कहना था, गवर्नर शुड डिस्पेल दीज नोशंस विद फैक्ट्स। रोहतगी ने अपने आर्गुमेंट में कहा कि ये इशू डेमोक्रेसी के फेलियर को दर्शाता है। उन्होंने कहा, दिस इज अ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी, वन इंडिविजुअल होल्डिंग अ हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस गाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल दिक्कत होल्ड्स द एंटायर स्टेट गवर्नमेंट टू रैंसम। और ये भी कहा कि कोर्ट को इस सिचुएशन में इंटरवीन करना होगा। कोर्ट ने सबसे बड़ा ये सवाल उठाया दैट हाउ
long can such bills be held up? जस्टिस परदीवाला ने ये बिल्कुल सीधा और क्लियर तरीके से पूछा और कोर्ट ने ये कहा कि हम हिस्ट्री में नहीं जाना चाहते, बस आर्टिकल 200 के प्लेन मीनिंग को समझाना चाहते हैं। He said, "We are here to interpret only Article 200. You need to show us factually why the governor withheld assent." कोर्ट ने ये भी कहा कि गवर्नर अपने एक्शन से प्रोवाइजो के सेकंड पार्ट को रिडंडेंट बना रहे हैं। जस्टिस परदीवाला का कहना था, तमिलनाडु गवर्नर सीम्स टू हैव डिवाइस्ड हिज ओन प्रोसीजर, और पूछा कि गवर्नर को किस वजह से एसेंट देना नहीं चाहिए था जब स्टेट ने अपने लीगल प्रोसेसेस को फॉलो किया हो। तो देखा आपने कि कैसे इस केस में सुप्रीम कोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू को रिजॉल्व कर रहा है, और वो ये है कि गवर्नर की पावर किस लिमिट तक है जब वो स्टेट लेजिस्लेचर के बिल्स को एसेंट नहीं देता। तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नर अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं, और ये केस काफी क्रूशियल हो सकता है फ्यूचर में गवर्नर की पावर्स को समझने के लिए। जैसे जैसे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, ये क्लियर हो रहा है कि कोर्ट ये चाहती है कि तमिलनाडु और बाकी स्टेट में गवर्नेंस पैरालाइज ना हो ड्यू टू अननेसेसरी डिलेज। इस केस की रूलिंग एक प्रेसिडेंट सेट कर सकती है कि गवर्नर्स को अपनी पावर को किस तरीके से समझना होगा ताकि डेमोक्रेसी का प्रोसेस इफेक्ट ना हो। हियरिंग अब कल भी कंटिन्यू होगी और इस मामले में और गहराई से सुनवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि गवर्नर के एक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है या फिर उन पावर्स को अपहोल्ड कर लिया जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर आती हैं। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा? स्टे ट्यून्ड विद अस टू फॉलो द नेक्स्ट हियरिंग ऑन 7 February।